हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2024 के विजेता की घोषणा हो चुकी है। और ऐसा खास रिसर्च किया उन्होंने जिससे कैंसर, डायबिटीज़ सहित बहुत सारी बीमारियों की मूल वजह का पता चला है और उसको ठीक कैसे किया जाए, इन सब का पता चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिटेल में बताएंगे आपको इसके बारे में। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू उन्होंने भारत की यात्रा की और लगता है अब सारे बैर वो भूल चुके हैं, दुश्मनी भूल चुके हैं। तो कई सारे समझौते हुए हैं, करेंसी स्वैप का समझौता हुआ है, मतलब कई चीज़ें हुई हैं, रुपए कार्ड, एयरपोर्ट पर रनवे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और जियो पॉलिटिक्स जो है हिंद महासागर में, उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए मालदीव, वो सब चर्चा करेंगे। महिला एशियाई चैम्पियनशिप, उसकी ट्रॉफी के लिए मस्कट का अनाउंसमेंट हो गया है, वो चर्चा करेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन से सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2024 के विजेता का नाम बताएं। क्या नाम है इनका? आंसर होगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। तो ये दोनों हैं, ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान और मेडिसिन मतलब चिकित्सा कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं और इन दोनों को इस बार के मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ है। ये हैं विक्टर एम्ब्रोस, इनका जन्म हुआ था 1953 में अमेरिका में ही और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में वहाँ काम कर रहे हैं। और ये हैं गैरी रुवकुन, इनका जन्म हुआ था 1952 में कैलिफोर्निया यूएसए में और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके रिसर्च के बारे में अगले क्वेश्चन में हम डिटेल बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खास तौर पर ये देखना है माइक्रो आरएनए, इस पर रिसर्च के लिए मिला है। तो क्या है रिसर्च, सब कुछ बताएंगे आगे। तो नोबेल अवार्ड में क्या मिलेगा इन दोनों को? तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार तो है ही, साथ में एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक एक मिलेगा। और 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग रुपए में करेंगे तो 8.9 करोड़ रुपए के आसपास ये होते हैं, या 9 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। तो दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है ना वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 सेक्टर्स हैं इसमें दिया जाता है। कौन कौन से? शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, अंग्रेजी में कहेंगे फिजियोलॉजी या मेडिसिन, ओके। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन सब क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और उन्होंने एक वसीयत बनाई थी, उन्होंने जितनी कमाई की थी उसके आधार पर, और उन्होंने कह दिया था कि हमारी जितनी भी कमाई हुई ये रकम है उसके ज़रिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। तो इन्हीं के वसीयत के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट बनाया था इन्होंने, उसकी खोज की थी, मतलब पूरी पद्धति बनाई थी कि कैसे डायनामाइट हम बनाएं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर आज भी 355 पेटेंट हैं, और लेकिन उनको ज़्यादातर लोग डायनामाइट के नाम से जानते हैं। शांति का नोबेल प्राइज़ जो है ना वो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी जो अवार्ड होता है वो स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात रही। अच्छा, अगर सवाल हो कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लिटरेचर के क्षेत्र में उनको दिया गया था। सवाल आपसे कि किस कृति के लिए उनको ये अवार्ड मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात करूं, पिछले भी चर्चा कर लेते हैं। 2023 में जो मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में मिला था ये अवार्ड, वो किनको मिला था? कैटलिन कार्को और ड्रू विस्मैन को मिला था। उन्होंने mRNA टीके के डेवलपमेंट को सक्षम बनाया था और इसकी वजह से कोविड-19 का टीका तुरंत बन सका था। उससे पहले 2022 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में स्वांतो पाबो को मिला था यह अवार्ड, नोबेल प्राइज़। क्यों? क्योंकि विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज की थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस साल भी आ सकते हैं और अगले 3-4 सालों में एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और भी वजह है, वो भी बताएंगे आपको महत्वपूर्ण होने की। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, मेडिसिन के क्षेत्र में किन उपलब्धियों या किस रिसर्च के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को नोबेल प्राइज़ 2024 के लिए चुना गया? क्या उन्होंने ऐसी खोज की है जिसके लिए उनको चुना गया? आंसर होगा माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका, इसके लिए इनको ढूंढा गया है। मतलब इन्होंने जो डिस्कवरी की उसके लिए इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है इस बार के। ये खोज उन्होंने 1992-93 में ही कर ली थी, लेकिन उस वक्त इस खोज को इस डिस्कवरी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ ही 4-5 साल बाद ही इसका महत्व का पता दुनिया को तो चला और इसके बाद तो चिकित्सा के क्षेत्र में एकदम क्रांति सी ही आ गई। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये माइक्रो आरएनए होता क्या है? जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको समझा दूं मैं। देखिए, कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र में डीएनए होता है। डीएनए जो है ना, वो किसी जीव के डेवलपमेंट, उसके कार्य, प्रजनन, उन सब की आनुवंशिक वहाँ निर्देश संग्रहित रहते हैं। और जबकि एमआरएनए जो है ना, वो आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से कोशिका द्रव्य तक स्थानांतरित करता है और इसका उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है ना, वो 3 तरीके से होती है। एक बार मैप में थोड़ी सी और मैं बता दूं आपको, ठीक है। जैसे कोशिका है, केंद्रक में डीएनए है और डीएनए के पास तमाम सारी इंफॉर्मेशन है कि किसी जीव के डेवलपमेंट कैसे करने हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई है। जैसे 12 वर्ष की उम्र में मूछें आ जाना, 12 से 13 साल की उम्र में, तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी हुई है? ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है डीएनए के पास। और डीएनए ये इंफॉर्मेशन किसके ज़रिए भेजता है? तो एमआरएनए के ज़रिए भेजता है, यानी मैसेंजर आरएनए के जरिए भेजता है। ओके, और मैसेंजर आरएनए में ही क्या होता है? उसी में होता है एक खास तरह का माइक्रो आरएनए। मैसेंजर आरएनए में ये मैसेंजर आरएनए है। क्या हुआ? डीएनए ने कहा कि इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, मैसेंजर आरएनए को आगे बढ़ाओ टीआरएनए तक, फिर उसके बाद फिर आरआरएनए तक पहुंचता है। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो मैसेज गया तो इसमें माइक्रो आरएनए भी मौजूद है, बहुत ही छोटा सा। और माइक्रो आरएनए का बहुत खास रोल यहाँ पर होता है। माइक्रो आरएनए जो है, ये मैसेज कितना पहुँचना चाहिए ये तय करता है। ये तो मैसेंजर है, ठीक है, ये रेगुलेटर है एक तरह से कहिए माइक्रो आरएनए। और ये बहुत छोटे और गैर कोडिंग अणु होते हैं। आमतौर पर ये लगभग 19 से 25 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं और ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाले जो मैसेंजर आरएनए हैं उसका कितना मैसेज अंततः प्रोटीन में परिवर्तित हो। मतलब समझिए आप, कन्फ्यूजन है, मैं फिर से बताऊं। मतलब ये हुआ कि माइक्रो आरएनए कोशिका को उसके प्रोटीन उत्पादन या प्रोटीन संश्लेषण कहिए उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस व्यक्ति के उस खास वक्त में मूछें आए, उस खास वक्त में उसके सेल्स डेवलप हो, बढ़ें। सेल्स कैसे बढ़ने चाहिए, अच्छे बढ़ने चाहिए, खराब बढ़ने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब रेगुलेट करने का काम करता है माइक्रो आरएनए। और इसी की खोज की थी इन दोनों वैज्ञानिकों ने। देखिए, कोशिकाओं द्वारा जो उत्पादित प्रोटीन होता है ना, वो जीवित जीवों की लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मानव शरीर में प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज के अवशोषित करने में मदद करता है। और ये सब जो है ना वो माइक्रो आरएनए कोई आज का नहीं है,
ये 50 करोड़ साल में विकसित हुए हैं, आगे बढ़े हैं। आपको मैं इसको फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये सब बताया इन्होंने, वैज्ञानिक ने, कि माइक्रो आरएनए 50 करोड़ से अधिक वर्षों में बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम के भीतर विकसित हुए और विस्तारित हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये विस्तारित होते चले गए मनुष्यों तक। और इंसानों की बात करेंगे तो अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए की 1000 से ज़्यादा जीन की खोज अभी तक हो चुकी है। जो जीन थेरेपी है ना, वो माइक्रो आरएनए से संबंधित है। तो यहाँ पर अब सवाल होगा कि माइक्रो आरएनए में गड़बड़ी से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज़ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही परिणामकारी हो सकते हैं, घातक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे माइक्रो आरएनए में अगर असाधारण बदलाव हो गया तो कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जीन कोडिंग में माइक्रो आरएनए की म्यूटेशन होने की वजह से इंसानों की सुनने की क्षमता, आँख, शारीरिक बनावट, इन सब में समस्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, उसी में मौजूद है ये माइक्रो आरएनए। ये सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, नोबेल प्राइज इसी पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये मैसेंजर, ये जो कंट्रोल कर रहा है कि कितना मैसेज दिया जाए जिससे ये प्रोटीन बने और ये तमाम चीज़ें हो, डेवलपमेंट हो शरीर का, उसका विकास हो, ये सारी चीज़ें सब कुछ डीएनए में पता है, रखे हुए हैं। डीएनए मैसेज दे रहा है। अब डीएनए तो ठीक है, वो मैसेज दिया, आरएनए उस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसने कुछ और ट्रांसक्रिप्ट करके भेज दिया, तो क्या होगा, वही सेल जो है ना वो कैंसर बन गया। वो जो कैंसर सेल है वो विभाजित होता चला गया, वो कंट्रोल में ही नहीं रहा, तो इसलिए शरीर में बीमारी बढ़ गई। तो ये इन सब चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और पिछले कुछ वक्तों से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ना, नोबेल प्राइज़, वो कहीं ना कहीं डीएनए, आरएनए, आरएनए वैक्सीन, माइक्रो आरएनए, इन सब से रिलेटेड है। तो लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें पर अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात पूरी समझ में आ गई होगी आपको, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये एक ग्राफिक्स है और इसमें ये बताया गया है कि कैसे माइक्रो आरएनए में अगर उसमें कोई बदलाव आ जाता है तो किस तरीके से ये जो ऑर्गन्स हैं, ये सब, इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 2024 में किस देश में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। भारत का जो रुपे कार्ड है वो विदेशों में, कई सारे देशों में फैल चुका है और वहाँ यूज़ हो रहा है। तो नया देश कौन सा है? आंसर होगा मालदीव। ठीक है, मालदीव में रुपे कार्ड को इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और कब से हुआ है? तो ये 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। मालदीव कहाँ पर है? हिंद महासागर में इस जगह पर है मालदीव। इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 7 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में ये रुपे कार्ड को लॉन्च किया है मालदीव में। और ये बटन दबाया इन्होंने और फिर मालदीव में एक कार्यक्रम के दौरान रुपे कार्ड को एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो रुपे कार्ड का इस्तेमाल करके भारतीय लोग और मालदीव के लोग वहाँ पर कुछ भी मतलब काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे भारतीय जो पर्यटक हैं उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक होगा। रुपे कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कार्ड हैं ना, ज़्यादातर कार्ड जैसे वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सब अमेरिकी कंपनियों के हैं। और भारत ने ये रुपे कार्ड बनाया है शानदार ढंग से, और दुनिया के अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल शुरू होने लगा है। तो देख लीजिए, रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाले कौन कौन से देश हो गए हैं अब। तो देखिए, भूटान है, नेपाल है, मॉरिशस है, सिंगापुर, यूएई और अब मालदीव भी हो गया है। एक और बात आपको बताऊं कि यूपीआई स्वीकार करने वाले कौन कौन से देश हैं। तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। अब 8वां देश भी होने जा रहा है यूपीआई स्वीकार करने वाला। कौन होने जा रहा है? मालदीव। और ये जो मीटिंग हुई ना अभी, जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू वो दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर
ये भी तय हुआ कि यूपीआई को लेकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनेगा और वहाँ पर यूपीआई स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे और भी चीज़ें हुई। भारत ने आवास सौंपे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को 700 सामाजिक आवास की इकाइयाँ सौंपी, जो कि भारत की मदद से मालदीव में बनाए गए हैं। आर्थिक मदद दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए रनवे का भी उद्घाटन किया गया है, इसी दौरान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल बात करते हैं। जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताऊं कि 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया और चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच शुरू हो चुका है और फीस काफ़ी लिमिटेड रखी गई है, काफ़ी कम रखी गई है और शानदार शिक्षक ये पूरा कोर्स करवा रहे हैं। तो जीएस फाउंडेशन बैच है, ये 71st का, ये ध्यान रखिएगा, 70वीं के लिए नहीं है। और अगले 10 महीने में ये पूरा कोर्स कराया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। 18 महीने तक ये कोर्स देख सकते हैं। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको। ओके, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। जैसे ही एक चैप्टर समाप्त होता है वैसे ही आपको मिल जाएगा। पैनल पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप और वीडियो डाउनलोड करके बाद में देख भी सकते हैं। पीडीएफ को तो प्रिंट भी करा सकते हैं निजी उपयोग के लिए। पीटी टेस्ट भी होगा, मेंस की तैयारी कराई जाएगी, राइटिंग स्किल बढ़ाई जाएगी आपकी और जीएस के इन विषयों की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यव्यवस्था और विज्ञान। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। और हाँ, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अगर आप, इसमें तो करंट अफेयर्स है ही इस बैच में, जीएस फाउंडेशन बैच में, लेकिन अगर आप अलग से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आईएसपीसीएस और बेसिक मेंबरशिप प्लान है। यह आईएसपीसीएस के लेवल का है और ये बेसिक मेंबरशिप प्लान रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का है जो आपके काम आएगा। तो ये सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का। ऐप का नाम क्या है? शार्प लर्निंग। वहीं से आप ये सब परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? आंसर होगा उपरोक्त सभी, तमाम ये जो लिखे हुए हैं उन सब पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मुइज्जू यहाँ दिख रहे हैं और उन्हीं के सामने ये तमाम अधिकारियों ने ये सिग्नेचर किए और आदान प्रदान किए। तो कौन कौन से ये समझौते हैं तो देखिए। तो पहला जो समझौता है वो मुद्रा विनिमय का है। $400 मिलियन के द्विपक्षीय मुद्रा स्वैपिंग समझौता हुआ है। मतलब स्वैप कर लिया जाएगा, अदला बदली कर ली जाएगी करेंसी की, ताकि डॉलर का बोझ मालदीव पर ना हो। और 30 बिलियन रुपए के रूप में भारत जो है ना वो सहायता कर रहा है। भारत पहले ही वहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के लिए $1.4 बिलियन के वित्तीय सहायता की पेशकश कर चुका है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है मालदीव के अधिकारियों का प्रशिक्षण। तो भारत का जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है और मालदीव का राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज है, उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। अधिकारी वहाँ के ट्रेनिंग लेंगे और भारत जो है ना उसके लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा कि कैसे ट्रेनिंग दी जाए। आगे क्या है? भ्रष्टाचार की रोकथाम। तो सीबीआई, भारत के सीबीआई और मालदीव का जो भ्रष्टाचार निरोधक आयोग है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में जो कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत सारी तकनीक है, उन सब का इस्तेमाल वो लोग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का। और क्या है? कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण। देखिए, न्यायिक जो अधिकारी है ना, उनके लिए ट्रेनिंग की बात हो रही है और इसके लिए जो भारतीय राष्ट्रीय न्याय अकादमी है, यानी नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया, और मालदीव का जो न्यायिक सेवा आयोग है यानी JSC, उसके बीच में सिग्नेचर हुए हैं, समझौता हुआ है। नवीनीकरण कहिए, पहले से समझौता चल रहा था, रिन्यूअल किया गया। ओके, और पांचवा का है खेल और युवा मामले में समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में खेल और यूथ से रिलेटेड चीज़ें कैसे डेवलप हो, बेहतर हो, इन सब चीज़ों पर ये हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझौते की बात हो गई। अब बात करते हैं कि मुइज्जू की जो भारत यात्रा है वो क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, भारत और मालदीव के बीच में परस्पर रूप से द्विपक्षीय जो संबंध है, बायलैटरल जो संबंध है,
वो बहुत ही बेहतर रहे हैं। मालदीव मैप में आप देख रहे हैं द्वीपों का देश है, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर। और भारत जो है ना वो सबसे पहले सहायता करने वाले देशों में से रहा है, देश है। हालांकि मोइजू को चीन का काफ़ी करीबी माना जाता है और भारत के प्रति कम गर्मजोशी वाला माना जाता है। मालदीव भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन जो है ना वो हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर मालदीव पूरी तरीके से चीन के पाले में चला जाता है तो भारत के लिए सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। ये हिंद महासागर में भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। तो मोइजू और भारत के बीच में जो तनाव है ये 1-1.5 साल पुराना ही है। देखिए हुआ ये था, पदभार संभालने के कुछ सप्ताह बाद ही मोइजू ने, एक तो मैं बात बताऊं कि मोइजू जो है वो जो चुनाव लड़े थे तो इंडिया आउट का नारा दिया था, ठीक है, कि मालदीव से यहाँ से भारत की जो सेना है और भारत के जो अधिकारी हैं वो सब निकले यहाँ से, इंडिया आउट हो। और उसके बाद राष्ट्रपति बने। पदभार संभालने के कुछ ही हफ्ते बाद मोइजू ने तुर्की और चीन की आधिकारिक यात्रा की थी। चीन की जो यात्रा थी वो भारत के लिए, भारत के प्रति जानबूझकर किया गया कूटनीतिक अपमान माना गया था, क्योंकि परंपरा यही रही है कि वहाँ पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, जब भी वो बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो द्विपक्षीय संबंधों में न्यू दिल्ली को यानी भारत को ज़्यादा ध्यान देता रहा है। और पहली आधिकारिक यात्रा राष्ट्रपति बनने के बाद अक्सर ये होता रहा है कि भारत ही आते रहे। लेकिन मोइजू ने चीन यात्रा की और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर उनके जो गुर्गे थे यानी उनके जो लोग थे उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें की। उस वक्त जब लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे तो सोशल मीडिया पर वहाँ पर मालदीव में इसका मजाक उड़ाया गया था। और फिर भारत और मालदीव के, मतलब भारतीय एक तरफ और दूसरी तरफ मालदीव के लोग, और सोशल मीडिया पर एक लड़ाई सी हो गई थी और ये काफ़ी मामला आगे बढ़ गया था। लेकिन ये चीन के पास दौरे गए, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ मदद मिली नहीं। दोनों देशों के बीच में यानी भारत और मालदीव के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था जब मोइजू ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि किसी के पास, दोनों देशों के बीच में तनाव और विवाद और बढ़ गया था जब मोइजू ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी देश के पास छोटे देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं है। और उन्होंने तय सीमा कर दी थी कि 15 मार्च तक जो सैनिक है भारतीय उनको बुला लिया जाए। दरअसल भारतीय जो सैनिक है वो मालदीव के सैनिकों को युद्ध, टोही और बचाव सहायता अभियानों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उनको ये परसेप्शन था कि मालदीव के बहुत सारे सैनिक वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। बाद में फिर भारत ने अपने सैनिकों को बुला लिया और वहाँ पर जो जहाज़ थे उनकी ट्रेनिंग के लिए सिविलियन को भेजा गया यहाँ से, मतलब सैन्य कर्मी नहीं गए बल्कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग वहाँ को गए, ठीक है। तो उन्होंने जो इंडिया आउट का नारा दिया था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब आप देखिए कि अभी तो 1 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब कुछ ही महीने बाद, जब वो राष्ट्रपति बने थे ना पिछले साल अक्टूबर में, उसके कुछ ही महीने बाद उनको समझ में आ गया कि चीन से बहुत ज़्यादा मदद मिलनी नहीं है, क्योंकि चीन बहुत सारी चीज़ों पर उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है और भारत खुले दिल से उस मालदीव की मदद करने को तैयार है। बाद में फिर मोइजू की जो सोच है ना वो बदली है, चीन के प्रति भी नज़रिया बदला। और कैसे बदला तो ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दरअसल होता ये है कि चुनाव के समय में नेता बोलते रहते हैं, उठपटांग बातें बोलते रहते हैं, बाद में जब काम करना होता है ना तो फिर वो अपने देश की जो घरेलू प्राथमिकताएं होती हैं, सामाजिक स्थिति होती है, उन सबको देखना होता है। क्योंकि मालदीव जो है ना वो बहुत ही भयानक कर्ज संकट में फंसा हुआ है। उनके पास विदेशी मुद्रा मात्र 1.5 महीने के लायक ही है, मतलब 1.5 महीने का ही वो आयात इतना कर सकते हैं। और भारत से जो पर्यटन है वहाँ पर पहुँच रहा था, पर्यटक पहुँचे थे, उसकी भी संख्या कम है। तो उसको एक तो रकम चाहिए थी और रकम चीन से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रही थी, सहायता मिल नहीं पा रही थी। तुर्की गए, वहाँ से भी मुश्किल हो रहा था। तो अंततः इनको भारत की शरण में ही आना पड़ा है और भारत ने भी खुले दिल से
स्वागत किया, बातचीत की, डायलॉग किया। मतलब ऐसे ही नहीं हुआ है कि वो खुद उठ के चले आए हैं, बल्कि दोनों तरफ से जो है मित्रता की ओर बढ़ा गया। और फिर ये हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति वो यहाँ पर पहुँचे हैं भारत में। और फिर क्या हुआ है, 5 समझौते हुए हैं। काफ़ी मदद भारत ने आर्थिक तौर पर इस द्वीपीय देश को दी है, जो ढेर सारे द्वीपीय देश, मतलब द्वीपों का एक देश है। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। इसका PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये आप शार्प लर्निंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की डिटेल में, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान भी अवेलेबल है ऐप पर। तो दोस्तों, पसंद आओ तो लाइक बटन दबा दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी CSC, इसके सदस्य देशों ने सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर पर सिग्नेचर किया है। तो ये मीटिंग 30 अगस्त को कहाँ पर आयोजित की गई थी? अब आप कहेंगे 30 अगस्त की बात अभी अक्टूबर में मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको दिखाता हूँ मैं। इसका आंसर होगा कोलंबो। ठीक है, और एक न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ, और ये न्यूज़ द हिंदू ने प्रकाशित किया है। ये आर्टिकल है, 5 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है कि इस कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव है वो मच नीडेड है सिक्योरिटी डायमेंशंस को लेकर। भारत की जो सुरक्षा डायमेंशंस हैं उसको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की, और इसी के समीक्षा ये इस रिपोर्ट में दी गई है। ठीक है, तो इसका एक सचिवालय बनाया जा रहा है, और इसके लिए ये सिग्नेचर हुआ है, और ये बात हो रही है कि कोलंबो में ही सचिवालय बनेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो इसको लेकर जो है चार्टर पर पूरा सिग्नेचर किया गया है। NSA स्तर की मीटिंग हुई थी। भारत की ओर से NSA अजित डोभाल वहाँ पर पहुँचे थे, और मीटिंग में मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के भी प्रतिनिधि पहुँचे थे। हालांकि इसका सदस्य नया जो बांग्लादेश है वो इसमें अनुपस्थित था, लेकिन सेशल्स पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ मौजूद था। अब आप कहेंगे कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, या हिंदी में इसको कहें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, और इसे 2011 में हिंद महासागर के समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था। उस वक्त ये त्रिपक्षीय था, यानी 3 सदस्य थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन? भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये 3 थे। 2021 में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को भी शामिल किया गया था, और फिर 2024 में 5वां सदस्य, इसका 5वां सदस्य बना था बांग्लादेश। तो ये जो समुद्री सुरक्षा को लेकर ये है, साथ में आतंकवाद, कट्टरपंथ का मुकाबला करने, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी की सुरक्षा, मानव सहायता और आपदा राहत, इन सब के लिए इस क्षेत्र में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर पूरा ये सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। दरअसल हिंद महासागर में चीन की जो उपस्थिति है लगातार बढ़ती जा रही है। नौसेना की उपस्थिति, चीन यहाँ से इधर से आता है और यहाँ पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ट्रेड रूट भी है इस जगह पर। ठीक है, और चीन का जो लगातार बढ़ता प्रभाव है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा की मांग, व्यापार नेटवर्क के विस्तार के लिए हिंद महासागर में काफ़ी रुचि दिखाता है। चीनी युद्धपोत यहाँ पर आते हैं, रिसर्च के जहाज आते हैं, जो अक्सर देखा जाता है कि श्रीलंका के में डॉक होते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। हिंद महासागर में उनकी प्रवेश, उनकी पनडुब्बियाँ यहाँ पर एक्टिव रहती हैं। तो ऐसे में इसलिए कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव है यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, ये भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी हिंद महासागर, इन सब क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व का है। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए और इन सब देशों की और हिंद महासागर की सुरक्षा हो तो वहाँ पर एक संस्थागत ढांचा देना जरूरी था। इसलिए इसका जो है ना वो एक सचिवालय बनाया जा रहा है और उम्मीद यही है कि वो कोलंबो में ही बनेगा। ठीक है, एक और संगठन है बिम्स्टेक इस क्षेत्र के लिए, लेकिन वो डायलॉग के लिए है, यानी बातचीत करने के लिए, संपर्क के लिए है, आर्थिक सहयोग के लिए।
लेकिन रणनीतिक सहयोग के लिए ये जो नहीं यहाँ पर ये एक मंच इस जगह तैयार हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। क्वेश्चन होगा यहाँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी ACAP पुरस्कार 2024 के लिए किस IPS अधिकारी को चुना गया है? आंसर होगा प्रतिपाल कौर। देखिए दुनिया भर से चुना गया, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो 40 पुलिस अधिकारी हैं उनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। इनमें से एकमात्र भारतीय हैं प्रतिपाल कौर, ठीक है, प्रतिपाल कौर। और ये नागालैंड में तैनात है। वहाँ पर वहाँ का एक ज़िला है, फेक ज़िला है नागालैंड में, एक नाम है फेक ज़िला, तो उसकी ये पुलिस अधीक्षक है यानी SP है। तो ये अवार्ड समारोह होने जा रहा है बोस्टन मैसाचुसेट्स में, अमेरिका में, ठीक, उसी में आमंत्रित किया गया है प्रतिपाल कौर को, ठीक है। ये पहले डेंटिस्ट थी यानी दंत रोग विशेषज्ञ थी और फिर IPS अधिकारी बनी। नागालैंड में आदिवासियों के बीच में बहुत काम किया है उन्होंने और इनको नाम भी दिया गया, वहाँ नागालैंड के आदिवासियों ने नाम दिया है थेमशाओ लामा। क्या है? थेमशाओ लामा। और गर्व से कहती हैं कि मुझे आदिवासियों ने ये नाम दिया, ठीक है। इन्होंने जो वहाँ एजुकेशन के लिए काम किया, आजीविका के लिए काम किया, ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के खिलाफ जो है वो पुलिसिया कार्रवाई ही की, इन्होंने सामाजिक रूप से बदलाव किया और कहा कि ड्रग्स से लड़ना है, बंदूकों से नहीं, मशीन से लड़ना है, बंदूक से नहीं लड़ना है, मशीन से लड़ना है। तो वहाँ अभिनव परियोजनाएं चलाई उन्होंने। तो इस पहल की जो कामयाबी हुई उससे ये पता चला वहाँ लोगों को कि जो अपना कौशल है, जो अपनी स्किल है, उसका उपयोग करके खेत, घरेलू उपयोग, इन सब चीज़ों में और अपनी आजीविका को बेहतर करने में किया जा सकता है, उसमें प्रतिपाल कौर की बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको दिया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है कॉटन फॉर गुड, ठीक है। यह थीम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 2021 में ही घोषित किया था, ठीक है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से प्रमुख भूमिका निभाता है ये कपास। 5 जो शीर्ष कपास उत्पादक देश हैं उनमें चीन है पहले नंबर पर, फिर भारत है, इसके बाद अमेरिका है, फिर ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान है, ठीक है। तो कपास जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। आप जो पहनते हैं कपड़े, उसमें कपास की महत्वपूर्ण योगदान है उसका। अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस बार 2024 में 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ओके, 92वां स्थापना दिवस। और इस बार जो बड़ा आयोजन किया गया ना वो चेन्नई में किया गया। चेन्नई में ये आयोजन किया गया था, सबसे बड़ा भव्य तरीके का एयर शो किया गया था। हालांकि बहुत अव्यवस्था भी रही, 12 से 15 लाख लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो उस पर मैं कल और डिटेल बात करूँगा, ठीक है। तो ये दिवस है, इम्पॉर्टेंट बात रही है, ठीक है। हाँ, दिवस है तो वायुसेना के बारे में भी बात कर लें। दरअसल भारतीय वायुसेना उसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। उस वक्त ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और स्थापना के अगले साल ही यानी 1933 में वायुसेना का पहला दस्ता बना था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। देश की आज़ादी से पहले आर्मी के अंडर में ही एयरफोर्स काम करती थी। आज़ादी के बाद वायुसेना का नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया था और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। आज़ाद भारत में फिर आर्मी से अलग हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया ये एयरफोर्स और सर थॉमस W. एल्महर्ट उनको भारतीय वायुसेना का पहला चीफ माना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, ये नए बने हैं, अमरप्रीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैक्सिको के 200 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2024 में शपथ ली है, तो उनका नाम क्या है? नाम बताइए भाई साहब। नाम होगा, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, क्लाउडिया शीनबाम। क्या नाम है? क्लाउडिया शीनबाम। देखिए 3 जून को उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था और अक्टूबर 2024 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। तो अभी अक्टूबर में वो
66वीं प्रेसिडेंट बन गई है मैक्सिको के। मैक्सिको का लोकतांत्रिक इतिहास माना जाता है 200 वर्षों का, और उसमें पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाई हैं। 62 ईयर की हैं और 6 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, ये वैज्ञानिक रही हैं, शिक्षाविद रही हैं और राजनीतिक भी हो गई हैं। वामपंथी राजनीतिक दल मोरेना उनकी सदस्य हैं। ठीक है, वामपंथ धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ रहा है। जैसे बगल में हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, वहाँ पर वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। ये मैक्सिको, वहाँ भी वामपंथी राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, ये मैक्सिको सिटी में वहाँ मेयर भी रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल मैक्सिको जो है ना वो हिंसा से जूझ रहा है। एक और मैक्सिको चलते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। और मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उस जगह पर। ये उत्तरी अमेरिका है और इधर दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में ये जो देख रहे हैं आप, ये है मैक्सिको। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर मैक्सिको में अपराध बहुत ज़्यादा है, आर्थिक अपराध बहुत ज़्यादा है। तो उसको जड़ से ख़त्म करने की ऐलान इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको ही मैक्सिको सिटी है। आबादी करीब करीब 13.25 करोड़ है। भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। मुद्रा यहाँ पर है मैक्सिकन पैसो। ठीक है, पर उस देश की बात करेंगे तो ये है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इधर है ग्वाटेमाला और ये जो है ना यहाँ बेलीज है, ये देश है। समुद्र की बात करेंगे तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यानी मैक्सिको की खाड़ी है। इधर कैरेबियन सी है। ठीक है, कैरिबियन सागर। इस तरफ कैलिफोर्निया सागर है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और ये पूरा इलाका जो है ना वो आ जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो बात कर रहे हैं मैक्सिको की। अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब वहाँ पर मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, वो यानी समुद्र की तलहटी में पाया जाने वाला गहरा गड्ढा ये ढूंढा गया था चेतुमल की खाड़ी में। चेतुमल की खाड़ी जो है ना वो इस जगह पर स्थित है, वहीं पर ढूंढा गया था। और हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा पूरी माप अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन शुरुआती ये 1380 फीट गहरा ये पाया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेतुमल की खाड़ी में ये स्थित है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ठीक है, तामजा ब्लू होल कहते हैं इसको। क्या नाम रखा गया है? तामजा ब्लू होल। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या है? ये बिहार में होने जा रहा है। बिहार में कहाँ? राजगीर में। आंसर होगा गुड़िया। ठीक है, और ये रहा शुभंकर मस्कट। तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हॉकी का है, ये इसका आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा। राजगीर में आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके शुभंकर और लोगों को लॉन्च किया है। ठीक है, शुभंकर ये है। शुभंकर का नाम क्या है? गुड़िया, जो बिहार की युवा लड़कियों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द है। और ये लुप्त प्राय प्रजाति जो है ना घरेलू गौरैया, उससे प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। जो गौरैया वो शक्ति, प्राकृतिक विरासत, लचीलेपन, इन सब का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो गुड़िया जो है ना वो गुड़िया का साहस, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास से भरी हुई जो अभिव्यक्ति है वो खिलाड़ियों के कौशल को प्रदर्शित करती है और लुप्त प्राय जो प्रजाति है उसके संरक्षण, सशक्तिकरण, जागरूकता के लिए भी प्रेरित करती है। प्रतीक है ये। ठीक है, और लोगो जो है ना वो ये लोगो बनाया गया है और इसमें बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है। विकास और रेजिलियंस यानी लचीलेपन के प्रतीक माना गया है। बिहार की जो आध्यात्मिक विरासत है उससे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये लोगो। ओके, तो इस बार बिहार में राजगीर में ये होने जा रहा है इंटरनेशनल स्तर का ये आयोजन। तो दोस्तों मित्रों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और शार्प लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं और 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।